आज बात करेंगे एक ऐसी एनर्जी के बारे में जो हमें ज़रूरत होती है जब हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू पुल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन isolated gaseous atom in its ground state. So the two words are very important and these are isolated and gaseous. It means एटम अकेला होना चाहिए, वो अपने जैसे या किसी भी और एटम के साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए एंड इट्स फिजिकल अपीयरेंस इज गैस। चलिए बात करते हैं उन फैक्टर की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये फोर्स जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये फोर्स बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वन इज एटॉमिक रेडियस एंड द सेकेंड इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द सेकेंड फैक्टर इज कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी एटम के आखिरी सबशेल में हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। चलिए देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंजेस होते हैं जब हम एक ग्रुप और पीरियड में मूव करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी एक ग्रुप में मूव करते हैं तो ग्रुप के सभी मेंबर का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, जिससे हमारा एक फैक्टर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बड़ी हो जाती है। ये क्यों बड़ी हो जाती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता और न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लगाता है, जिससे हमको उस फोर्स को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है और हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होती चली जाती है। जब हम किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है, जिससे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमको हर बार ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे आईपी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। लेकिन दो ग्रुप इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। चलिए देखते हैं वो दो ग्रुप कौन से हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का आईपी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, जबकि नाइट्रोजन का रेडियाई ऑक्सीजन से बड़ा होता है। इसका जवाब छुपा है इसके कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हम नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो इट हैव NH2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ हाईली स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड। सो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और नाइट्रोजन का आईपी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाता है। और बिल्कुल यही ट्रेंड फॉलो होता है बेरिलियम और बोरॉन में। बेरिलियम का आईपी बोरॉन से ज़्यादा होता है क्योंकि बेरिलियम का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है, जो कि एक फुली फील्ड अरेंजमेंट है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन का आईपी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है लेकिन फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि कंपेयर हमेशा नेक्स्ट ग्रुप के एटम से ही करते हैं। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन भी कम हो जाता है और न्यूक्लियस ज़्यादा इफेक्टिवली काम करके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है और अब हमें उस फोर्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अगर कभी आपको दिखे कि आईपी की वैल्यू एक्सेप्शनली ज़्यादा हो रही है तो उस समय या तो वो एटम हाफ फिल्ड हो चुका होगा या फिर वो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका होगा। सोडियम की सेकेंड आईपी की वैल्यू फर्स्ट आईपी की कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो एक इनर्ट गैस बन चुका है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।